हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में जैसे कुछ पार्ट कर लिया था इसका, तो आज हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो मैं आज को यात्रा अनुभव लेखन से पढ़ाऊंगा। तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यात्रा अनुभव लेखन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसको समझने के लिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसका शॉर्ट में बता देंगे। ठीक। तो क्या लिखा है? यात्रा लेखन से पूर्व यह जानना जरूरी है कि यात्रा लेखन होने के लिए क्या योग्यताएं होना जरूरी है। सबसे पहले तो यात्रा लेखक बनने के लिए अपने आसपास की वस्तुओं को अलग तरह से देखने की योग्यता होना जरूरी है, जिसे सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता कहा जाता है। वस्तुओं को, व्यक्तियों को, किसी छोटी सी भी यात्रा से मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर उतारने, समझने और इन्हें प्रस्तुत करने की क्षमता यात्रा लेखन के भीतर होनी जरूरी है। सामान्य घटना की विशिष्ट प्रस्तुति भी एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यात्रा लेखन अपने देखे और सुने अनुभव को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उन्हें पढ़ने वाले को वहां जाने का मानो संकल्प अनात्मक अनुभव मिल सके। यात्रा तो हम सब करते हैं, पर कुछ लोगों के पास यह अनुभव व्यक्त करने की क्षमता होती है। यात्रा लेखन वही हो सकता है जो इस अनुभव को व्यक्त कर सके। इस तरह यात्रा लेखक को सामान्य ज्ञान भी बेहतर होना जरूरी है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तो इसमें बोला गया है कि यात्रा लेखन जो है बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी जरूरी है कि आपके पास एक सूक्ष्म पर्यावरण क्षमता होनी चाहिए। मतलब आपको देखने का एक अच्छा माइंड होना चाहिए कि आप अपने वातावरण, अपने आसपास की वस्तुओं, अपनी चीजों को जल्दी से कैप्चर कर पाएं, जिससे आप अपने आसपास की वस्तुओं को अलग तरह से देख सकें। इसके अलावा आपके पास अनुभव को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे आप देखें और सुने, अनुभव को प्रस्तुत कर सकें। आपको सामान्य घटना की विशिष्ट प्रस्तुति करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को वहां जाने का मानो संकल्पनात्मक अनुभव मिल सके। इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान भी बेहतर होना चाहिए। तो यही लिखा है इसमें कि आपको एक अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आगे क्या लिखा है? किसी स्थान पर मिलने वाले लोग, जैसे कि जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक विशिष्टता, लोक समाज के रीति रिवाज को समझने के लिए उसका सामान्य ज्ञान अच्छा होना जरूरी है। वरना लोग अचल देखकर भी अनदेखा रह जाने की संभावना रह सकती है। राहुल संकृत्यान ने अपने घुमक्कड़ शास्त्र में ऐसे ऐसे स्थानों और लोक परंपराओं के उदाहरण दिए हैं कि उसे पढ़कर ही कितने पाठकों के सामान्य ज्ञान वर्धित हो सकता है। उदाहरण के लिए मारबुर्ग 40-50 हजार का एक छोटा सा शहर है। एक मारबुर्ग शहर है जो 40-50 हजार का एक छोटा शहर है, उसमें रहते हैं। शहर का पुराना सामंतशाही महल और कितने ही घर तथा गिरजे पहाड़ के ढलाव पर बसे हुए हैं। पहाड़ और उसके नीचे सर्वत्र वृक्षों और वनस्पतियों की अधिकता है। इस जाड़े में देवदार को छोड़कर बाकी सभी वृक्ष पत्तों से शून्य हैं। नगर की स्वच्छता और सफाई के बारे में तो क्या कहना। शहर की ओर बढ़ते ही यह बात मालूम हुई कि यहाँ अनेक स्त्रियां लंबे लंबे सुनहरे केश रखती हैं। केश मतलब बाल। आजकल आजकल इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के अधिकांश स्थानों में स्त्रियों ने बालों को काट डाला है। किसी किसी स्त्री के सारे बाल देखने में आश्चर्यजनक मालूम होते हैं। पता लगाने से मालूम हुआ मारबुर्ग के आसपास देहातों में अभी स्नातनी स्त्रियां मिलती हैं। यहाँ अपने केशों को चांद पर जूड़े की शक्ल में वैसे ही बांधती जैसे चंपारण की देहाती पुरानी चाल की स्त्रियां। जहां मैं इन्हें अचंभे से देख रहा था, वहां यह भी जहां तहां 2500 की संख्या में खड़ी मेरे पीले वस्त्रों को देख रही थी।
व्यक्ति और वस्तु का रेखा चित्र खींच देना यात्रा लेखन के लिए अनिवार्य है। एक तरह से कहा जाए तो यात्रा पथिक की राह में जो मिले व्यक्ति, प्रकृति, स्थान, उसका चित्र खींचकर लिख देने की क्षमता व्यक्ति को बेहतर लेखक बनाती है। महादेवी वर्मा के यात्रा वृत्त इस संदर्भ में पढ़े जाने चाहिए। उदाहरण, उस दिन तीसरे पहर तक उन रुपहले शिखरों का को मन भरकर देखने के उपरांत अलकनंदा का छोटा सा पुल पार करके हम सब पूरी देखने निकले। पूरी देखने निकले एक जगह का नाम है, परंतु देखकर केवल निराशा ही हुई। क्या हुआ? दुखी ही हुई, निराशा हुई। संकीर्ण गलियों और घर दुर्गंधपूर्ण और गंदे थे, जिसे देखकर वे निराशा हुए। देखकर सोचा कि जब हम इतने बड़े तीर्थ स्थान को भी स्वच्छ और सुंदर नहीं रख सकते, तब किसी और स्थान को स्वच्छ रखने की आशा तो दुराशा मात्र है। उत्तुंग स्वर के चरणों से ही नर की अटल गहराई बंधी है। इसका प्रमाण ऐसे ही स्थानों में मिल सकता है जहाँ पुण्य पाप, पवित्रता मलिनता और करुणा क्रूरता के एक दूसरे में जीने वाले द्वंद्व प्रत्यक्ष आ जाते हैं। असंख्या गणमान्य और नगण्य, धनी और दरिद्र, शक्ति संपन्न और दुर्बल दुर्बल, सपरिजन और एकाकी यात्री वहां प्रतिवर्ष आते जाते हैं। धनिकों के सारे अभाव तो उनका धन दूर कर देता है, परंतु दरिद्रों के लिए न रहने का अच्छा प्रबंध है, न भोजन का। फलतः अधिकांश यात्री रोगी होकर लौटते हैं। जो भी जाता है वो रोगी, वो बीमार ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, वहाँ पे गंदगी है, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। परंतु दरिंदों के लिए ना रहने का अच्छा प्रबंध है, ना भोजन का। वह रोगी होकर ही लौटते हैं, कुछ मार्ग में ही परम धाम चल देते हैं। महादेवी वर्मा। यही नहीं, यात्रा लेखक को अत्यंत विनीत होना जरूरी है, जिससे मिलने वालों से स्थल और समाज के बारे में गहन जानकारी भी प्राप्त हो सके। उपयुक्त चर्चा से किसी यात्रा लेखक की निम्न योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है: सामान्य ज्ञान की जानकारी, विनीत एवं व्यवहार कुशलता, अपरिचित और विहड़ रास्तों के प्रति जिज्ञासा, यात्रा स्थल की पूर्व जानकारी अपेक्षित। यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं, सामग्री की भी उतनी ही आवश्यक होती है। ब्रोशर से लेकर कागज कलम और कैमरे की आंख सामग्री संकलित करने का माध्यम बनते हैं। लोगों की बातें सुनकर उसके माध्यम से गहरी जानकारी निकालना, उसकी भीतरी सतहों को पकड़ना भी यात्रा लेखक को आना चाहिए। सामग्री संकलन दो अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से हो सकती है: व्यवसायिक यात्रा लेखन और साहित्यिक यात्रा लेखन। तो व्यवसायिक यात्रा लेखन का उद्देश्य पर्यटकों को उस जगह की जानकारी देना ही होता है। मेक माई ट्रिप से लेकर यात्रा कौन से होते हुए अनेक साइट्स आपको ऐसे यात्रा लेख लेख उपलब्ध कराती है, जिनसे आपको किसी स्थान विशेष पर जाने के लिए एक सैलानी की नज़र से उस जगह की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे यात्रा लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जन समाज को घूमने के लिए योजना बनाने में सहायता मिलती है। इस तरह के लेखों के आरंभ में स्थान के बारे में सामान्य भूमिका बनाते हुए केवल उन जगहों का परिचय दिया जाता है। इसके लिए तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे जनता के मन में उस जगह के लिए लालसा पैदा की जा सके। तो इसमें क्या लिखा है कि व्यावसायिक यात्रा लेखन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को उस जगह की जानकारी देना होता है। ऐसे ऐसे लेखों में स्थान के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, जिसमें तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि जनता के मन में उस जगह के लिए लालसा पैदा की जा सके। यह लेख जन समाज को घूमने के लिए योजना बनाने में सहायता करते हैं। आप देखते हैं कि यदि आप चित्र के द्वारा किसी चीज को पढ़ते हैं, तो आप उस चीज को जल्दी कैप्चर करते हैं और आपके मन में इच्छुक भी होती है कि आप उस जगह में घूमने के लिए जाएं। आपका मन करता है कि मैं भी जाऊं उस जगह, इतनी अच्छी जगह है ना।
तो उदाहरण के लिए शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी व यहाँ का सबसे मशहूर पहाड़ी इलाका है। यह अपनी हैरान करने वाली सुंदरता को चारों ओर बिखेरता है। शायद सभी लोग इसके दीवाने हैं। इसके दीवानेपन ने यात्रियों को अपनी तरफ खींच के रखा है। अब चाहे पकड़ कमजोर भी हो जाए, पर इसके प्रति मोह जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। शिमला जैसे पर्यटन स्थल हर साल भारी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का वातावरण आपको कैद करके रखेगा, जिससे आप खुद भी नहीं निकलना चाहेंगे। ऐसी कैद भी शायद ही किसी को नसीब में हो। तो मौका गंवाना क्या है, बेकार की चीज है, और ऐसी बेवकूफ़ी कोई भूल कर भी नहीं करना चाहेगा। यदि आपको मौका मिले तो आप वहाँ जाना चाहेंगे और वापस नहीं आना चाहेंगे, इतनी सुंदर जगह है। तो लेखक का दूसरा रूप साहित्यिक है। क्या है? साहित्यिक। राहुल संकृत्यान, महादेवी वर्मा, अमृतलाल बेगड़, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती आदि ने जिन साहित्यिक यात्राविदों को लिखा, उनका उद्देश्य किसी स्थल की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन जगहों के भीतर के सत्य को बाहर लाकर उनकी आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्मिक, दार्शनिक यात्रा को समझना है। इस तरह के यात्रा लेख को लिखने के लिए प्राय वर्णनात्मक शैली अथवा संस्मरण प्रधान शैली के इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में ही आरंभ, मध्य और अंत का ही प्रयोग होता है। आरंभ करने के लिए संबोधनात्मक, परिचयात्मक अथवा सामान्य शैली का प्रयोग हो सकता है। मध्य भाग में यात्रा के विविध पड़ाव का वर्णन करते हुए ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व के स्थलों का वर्णन किया जाता है। उस स्थानों के त्योहारों, लोगों के व्यवहार, उनसे मिलकर हुए विशेष अनुभव का वर्णन होता है। उनसे मिलने पर एक अनुभव होता है, उन उनके व्यवहार से, उनके अलग अलग रूपों से, है ना। तो और अंत में वापस आने पर भी उसी जगह से जुड़ी मधुर स्मृतियों को लिखा जाता है। यात्रा लेख की भाषा सहज, सरल, लोकप्रिय एवं व्यवहारिक तो होनी चाहिए, साथ ही उसमें रुचि पैदा करने की क्षमता भी होनी जरूरी है। यात्रा लेख लिखने के लिए सही शैली और भाषा की समझ के लिए तीरों पर चांदनी, बुद्ध का कमंडल, धीरे धीरे नर्मदा चलते तो अच्छा था, उम्र भर सफर में रहे रहे जैसे यात्रा लेखों को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे जैसे यह शब्द आया है, तीरों की चांदनी, बुद्ध का कमंडल, तीरे तीरे नर्मदा। इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। चीड़ों का चांदनी का मतलब होता है कि जो हिमालय की चीड़ की पहाड़ियों पर चांदनी के प्रभाव को दर्शाता है। हिमालय के पहाड़ियों पर जो चांदनियां है, उसके प्रभाव को दर्शाता है, जो वहाँ पे एक सुंदर सा रूप है। वे यह पुस्तक हिमालय की यात्रा के अनुभव को बयां करती है, बताती है। आगे है बुद्ध का कमंडल। कमंडल यह जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये उनको दर्शाता है। कमंडल एक पात्र है जो बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। यह पुस्तक बौद्ध धर्म से जुड़ी यात्राओं और अनुभव को बताती है। तीरे तीरे नर्मदा। तीरे तीरे नर्मदा का क्या मतलब है कि जो ये तीर तीर नर्मदा है, नर्मदा से ही पता चल रहा है कि कोई नदी, नर्मदा नदी के किनारे की यात्रा को दर्शाता है। तीरे तीरे का अर्थ है नदी के किनारे किनारे। यह पुस्तक नर्मदा नदी के किनारे की यात्रा को के अनुभव को बताती है। ठीक। तो आगे है प्रश्न जो आपको करने हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टीवी एवं इंटरनेट को शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टीवी एवं इंटरनेट को शामिल किया जाता है। रेडियो जहाँ श्रव्य माध्यम है, वहीं टीवी और सिनेमा दृश्य है। रेडियो मतलब जहाँ सुनने वाला माध्यम है, टीवी क्या है, देखने वाला माध्यम है ना।
इंटरनेट तो श्रव्य, दृश्य और प्रिंट तीनों ही रूपों में निर्देशन कराता है। जो इंटरनेट होता है वो देखने का भी काम कराता है, वह सुनने का भी काम कराता है, और वह इंटरनेट में प्रिंट की चीजें मतलब कि जो इमेजेस होती है उसको भी दिखाता है। श्रव्य माध्यमों के लिए जहाँ शब्दों से चित्र निर्मित किया जाता है, वहीं दृश्यों में चलते हुए चित्र और लाइव वीडियो ऐसे सहायक की भूमिका निभाते हैं जिससे शब्दों पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन किसी भी स्थिति में लिखित स्क्रिप्ट का महत्व बना ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी इस स्क्रिप्ट के बिना प्रस्तुति संभव नहीं है। इस माध्यम के अंतर्गत भी अनेक विधाएं शामिल हैं, पर यहाँ हम केवल संवाद, गीत और विज्ञापन लेखन पर ही बात करेंगे। तो संवाद लेखन, संवाद लेखन का क्या मतलब होता है? संवाद किसी भी विधा के लिए अनिवार्य है। रेडियो हो या टीवी, अथवा सिनेमा फिल्म हो या समाचार पत्र या समाचार अथवा धारावाहिक या 24 घंटे चलने वाली खबरें, सभी के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है जिसमें संवाद की बहुत जरूरी भूमिका होती है। खबरों में यूं तो रेडियो या टीवी दोनों में ही एक तरह से एकलाप का प्रयोग होता रहा है, पर आजकल पैनल परिचर्चा पर बहुत बल दिया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाली खबरों में संवाद ही ज्यादा होते हैं। अक्सर सुबह से लेकर शाम तक ज्योतिष से जुड़े धार्मिक मामलों, राजनीतिक मामलों, आर्थिक, सामाजिक जैसे भी खबरें आ रही हैं, जैसे भी न्यूज़ आ रही है, जैसे भी कुछ भी चल रहा है, वो संवाद ही है, प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके लिए समाचार पटकथा लेखक प्रश्नों की एक सूची भर ही तैयार नहीं करता, बल्कि संभावित वक्ता अथवा विषय के आधार पर संभावित बहस के हिसाब से सामग्री संग्रहित भी कराता है। इसी तरह धारावाहिक की कहानी के अनुरूप सिर्फ संवाद ही नहीं लिखने होते, बल्कि मानव मन के नब्ज भी अनिवार्य है। अगर किसी धारावाहिक को देखें तो उसमें मात्र बरसों बरस तक चलने वाली कहानी ही नहीं होती, बल्कि हर त्योहार, रीति रिवाज के हिसाब से उस पर्व और उत्सव को भी कहानी में जोड़ने की कोशिश करनी होती है। संवाद धारावाहिक की पृष्ठभूमि के हिसाब से लिखे जाते हैं, चाहे वो राजस्थानी हो या बिहार से जुड़ी कहानी, उसके अनुसार ही संवाद तैयार किया जाता है। तब उसी की भाषा में, जैसे राजस्थानी में रा- बोली जाती है भाषा, उसके हिसाब से उसकी भाषा तैयार की जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को समझ आ सके। तो इसके लिए लेखक को सिर्फ राजस्थानी अथवा बिहारी हिंदी से ही परिचित होना पर काफी नहीं, बल्कि उस परिवेश और लोक संस्कृति का शोध करना भी अनिवार्य है, जिससे संवादों को वास्तविक जीवन से जोड़कर दर्शकों को वही भाव दिया जा सके। संवाद की परिभाषा मीडिया लेखन नामक पुस्तक में भी इस प्रकार दी गई है। सिनेमा में संवाद का जो अर्थ लिखा जाता है और जिस रूप तथा जिस परिवेश में संवाद का प्रयोग किया जाता है, उसे देखने पर पता चलता है। जो स्थूल रूप से सिनेमा में जहाँ भी शब्द का प्रयोग हुआ, उसे संवाद मान लिया जाता है। इसी पुस्तक में सत्यजीत राय द्वारा संवाद की परिभाषा का जिक्र किया, जो इस प्रकार है। फिल्म में बढ़िया संवाद वही होगा जहां दर्शक संवाद लेखक की उपस्थिति महसूस न करें। तो इस वाक्य से ही संवाद की भूमिका देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शब्द की प्रस्तुति संवाद है। बिना संवाद के क्या आप क्या समझ पाएंगे? अभिनेता इस तरह से संवाद को प्रस्तुत करता है, उसके साथ संवाद लेखक का नाम नहीं याद रहता, बल्कि पात्र के नाम से ही संवाद याद रह जाते हैं। प्रसिद्ध फिल्मों के संवाद, जैसे पाकीज़ा फिल्म का अभिनेता राजकुमार का संवाद, आपके पाँव देखे, या शोले फिल्म के खलनायक गब्बर के संवाद, कितने आदमी थे का जादू आज भी कायम है ना? याद होगा आपको। रामायण धारावाहिक में सीता राम लक्ष्मण से संवाद आज भी लोगों के मन में वैसे ही बसे हुए हैं। संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार होती हैं,
कि संवाद को पात्रों के व्यवहार और आचरण के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए, पर जिससे लोगों को समझ आ सके। ऐसे नहीं कि तूने क्या लिख दिया और आपको नहीं समझ आ रहा। तो संवाद आपको ऐसे ही बोलने चाहिए, ऐसे ही लिखने चाहिए, दूसरे लोग भी समझ पाएँ। तो संवाद को पात्रों के व्यवहार और आचरण के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए। परिवेश, परिस्थिति और वर्ग के अनुसार ही संवाद लिखे जाने चाहिए। बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए। अधूरा छोड़ने से को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। यदि किसी कहानी को आप अधूरा छोड़ देंगे तो मुझे पता है कि आपको इंटरेस्ट आएगा कि आगे क्या होने वाला है। यदि अब आगे कहानी ही ना बने तो आपको कैसे बोलोगे ये तो अधूरी कहानी। तो इसीलिए संवादों या आप बातचीत कर रहे हो किसी किसी भी व्यक्ति से तो सही, तो पूरी संवाद आपको कंप्लीट करनी होती है। संवादों को अधूरा और दोहराव से युक्त नहीं होना चाहिए। संवादों को चित्रात्मक होना चाहिए। यदि संवाद आपके पुस्तकें में लिखे हैं या आप किसी को किसी मतलब इमेजिन करके बता रहे हैं, तो उसको जल्दी समझ आता है। संवादों में घटनाक्रम निर्मित करने की योग्यता होनी चाहिए। सामान्य और विवरणात्मक संवादों के जन समाज पर प्रभाव नहीं होता, इसीलिए संवादों में व्यंग्य और मारक क्षमता का होना जरूरी है। रेडियो पर शब्द भी चित्र बनाते हैं, शब्द में ही कैनवास बनाने की योग्यता होनी जरूरी है। टीवी पर शब्दों और चित्रों से संबंध जुड़ा होता है। शब्द कम कहें और चित्र संगीत ज्यादा, इसकी आवश्यकता संवादों में दिखाई देती है। संवाद को भाव के अनुकूल होना जरूरी है, वही रोचकता भी अनिवार्य है। पात्रों के परिवेश के अनुसार स्थानीय बोली और भाषा भी जरूरी होती है। रेडियो रेडियो पर बोलचाल के सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बातचीत के माध्यम से ही चेहरे को पहचानने और बनाने लगते हैं। आज भी एफएम और आकाशवाणी के श्रोता अपने प्रिय एंकर के प्रस्तुति से विज्ञापनों के बीच इंतजार करते हैं। अब आजकल आप कहाँ रेडियो सुनते हैं? आप तो अब आजकल यूट्यूब नए नए तरह की चीजें आ गए हैं, आप उसे सुनते होगे। तो आप कहाँ आज रेडियो सुनते होंगे? है सबके मोबाइल में रेडियो, पर सुनता कोई नहीं है। कि आजकल इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के माध्यम से आप नई नई चीजें खोज के अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें तो बोला गया है कि एंकर की प्रस्तुति के लिए विज्ञापनों के बीच इंतजार करते हैं। 92.7 एफएम, आज आप सभी 92.7 एफएम लगा के देखिए कि इसमें एम एफएम पर एक प्रसारित अन्नू कपूर का 11 बजे का कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय है। वे पुराने गीत भरी नहीं सुनवाते, बल्कि फिल्मी दुनिया से जुड़े अनसुनी रेडियो चला ही लीजिए। रेडियो भाव को शब्दों और शब्दों को भाव को जामा पहनाता जामा पहनाता है। फीचर प्रस्तुति हो या साक्षात्कार रेडियो नाटक हो या गीतमाला, अच्छे संवादी रेडियो की क्या है जान है। संवाद ही किसी चरित्र के पृष्ठभूमि के मनोभाव, उसके हाव भाव, उसकी प्रतिक्रिया, उसके मूड और अंदाज को पकड़ने का काम करते हैं। अक्सर रेडियो के कार्यक्रम में प्रस्तोता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पी आर चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत धारावाहिक यद्यपि टीवी पर प्रसारित होता था, पर उसमें समय की आवाज का चेहरा न होते हुए भी उसकी आवाज का जादू आज भी लोग। मैं समय हूँ की आवाज आते ही लोग आगे की कथा उससे सुनने के लिए तैयार हो जाते थे। ये आवाज का जादू है जो रेडियो के संवादों में दिखाई देता है। एक उदाहरण रेडियो नाटक से दृश्य है। नैरेटर अखबारों में यह खबर कभी नहीं छापेगी कि कई वर्षों पहले स्मिथ एंड हैरिस प्लांट में क्या हुआ था। शायद यही कारण है कि हमें इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आदमी पर हो रहे अत्याचार की है। इसीलिए दुनिया के तमाम लोगों को यह कहानी सुनानी चाहिए। यह कहानी एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री में घट चुकी है जो शहर से बाहर कई मीलों तक फैली हुई है, मगर
अभी यह कहानी एक कमरे वाले घर से शुरू होती है जिसमें जैक और उसकी पत्नी रहते हैं। कौन? जैक और उसकी पत्नी रहते हैं। यहाँ शहर का वह भाग है जहाँ केवल निग्रो रहते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। संगीत संगीत में हल्का सी आवाज आ रही। हल्का संगीत उभरता है। ध्वनि का प्रभाव की आवाज आती है। एली, जैक और कॉफी। एली क्या बोलती है? जैक, कॉफी दूं? तो ये क्या है? यदि टीवी के समान लेखक का नियम कम शब्द और ज्यादा अभिनय माना जाए तो रेडियो के नियम शब्द और शब्द और शब्द, शब्द शब्द और शब्द ही माना जा सकता है। जॉन मॉरिसन ने रेडियो संवाद की विशेषताएं कुछ इस प्रकार बताई हैं। पढ़ लीजिए। चले हम ही बता देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, आप तो सुनने वाले हैं। तो क्या लिखा है? इन रेडियो डायलॉग हैज टू डू मच मोर than in any other dramatic medium. It has to carry the plot forward, portray the characters, place them in time and space, provide the props and paint the scenery, all of this without the advantage of giftedness. Of course, dialogue can be added by sound effect and music, but these cannot on their own tell the story. They can back up the words and create mood and atmosphere, but can't give us the amount of detail needed to deliver a plot. For example, तो क्या बोला गया है इसमें कि किसी भी दूसरे नाट्य के माध्यम की तुलना में बहुत अधिक करना पड़ता है। डायलॉग, इसमें कथानक को आगे बढ़ाना होता है, पात्रों को चित्रित करना होता है, उन्हें समय और स्थान में रखना होता है, प्रॉप्स प्रदान करना होता है और दृश्यों को चित्रित करना होता है। यह सब बिना किसी सुरक्षा जाल के लाभ के। बेशक संवादों को ध्वनि प्रभाव और संगीत द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, लेकिन ये आपने ये अपने आप में कहानी नहीं बता सकते। ये शब्दों का समर्थन कर सकते हैं और मूड और माहौल बना सकते हैं, लेकिन हमें उदाहरण के लिए कथानक को व्यक्त करने के लिए आवश्यक विवरण नहीं दे सकते। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि रेडियो एक मिनट, एक पता नहीं क्या क्या हो जाता है बीच में। चलिए, तो सही हो गया ना? तो क्या लिखा है? रेडियो में संवाद के सहायक के रूप में संगीत और पार्श्व ध्वनियाँ होती हैं, पर कहानी का मूल आधार जो है वो संवाद ही है। एक कम्युनिकेशन ही है। टीवी अथवा फिल्म में जो संवाद की भूमिका क्या होती है? अलग अलग होती है। रूपचंद गौतम लिखते हैं, धारावाहिक फिल्म एवं नाटकों में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लगभग 40% दर्शक संवाद सुनता है। अपने परिवेश में आकर दर्शक वैसा ही संवाद बोलता है। संवाद रुचिकर हो, परिवेश के अनुसार सरल भाषा में संवाद हो, परिवेश के भाषा में संवाद होगा तो दर्शक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए धारावाहिक के अनुरूप संवाद होने चाहिए। रामायण, महाभारत, ओम नमः शिवाय, या यूं कहिए कि तत्कालीन चल रहे धारावाहिक कुंती, हेलो इंस्पेक्टर, आप बीती, ये संवाद बहुत अच्छे हैं। पर ध्यान रहे, संवाद हमेशा एक से कभी नहीं लिखे जा सकते। एक से संवाद लिखने से लेखक हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो हल्का हो जाता है, देख लेते हैं कैसे हल्का हो जाता है। देखिए, यदि मैं आपको इसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करूं, आपको जल्दी समझ आएगा मेरे। तो देखिए क्या लिखा है कि टीवी और फिल्म में संवाद की भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। संवाद है वो दर्शक पर अच्छा प्रभाव डालता है और उन्हें आकर्षित करता है। संवाद जो होता है वो सरल, रुचिकर और परिवेश के अनुसार होना चाहिए। एक ही तरह के संवाद लिखने से लेखक की कला कम हो जाती है। तो इसमें ये बोला गया है, ठीक है। मैंने आपको इसको 2-3 मुश्किल से 4 लाइन में बता दिया है। तो आगे क्या लिखा है? टीवी फिल्म की दुनिया।
टीवी फिल्म की दुनिया में सफलता के लिए संवादों को इस रूप में लिखा जाना जरूरी है जिससे लेखक को कहीं नहीं अभिनेता को प्रस्तुत करे। इसी प्रकार किसी परिस्थिति के को खुद को दर्शाने वाले संवाद सफल नहीं माने जाते, बल्कि संवादों में जितनी कल्पनाशीलता होगी, नाटकीयता होगी, वो संवाद को उतने ही सफल होंगे। उदाहरण के लिए सीआईडी के एसपी या प्रद्युम्न का संवाद दया कुछ तो गड़बड़ है बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस तरह टीवी और फिल्मों के संवाद ज्यादातर अपने एक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आज भी किसी के सामने कुछ डायलॉग बोले जाएं तो उनके साथ जुड़े अभिनेता ही याद आएंगे, और वो आपको तो जल्दी याद भी हो जाते हैं, ये भले ही ना याद हो आपको, तो आपको 1 मिनट में याद हो जाए। जब तक हार नहीं होती ना, तब तक आदमी जीता हुआ ही रहता है। वार करना है तो सामने वाले के गोल पर नहीं, सामने वाले के दिमाग पर करो, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। ये क्या है, डायलॉग है। चक दे इंडिया, शाहरुख खान। इस तरह आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, बैंक बैलेंस है, और तुम्हारे पास क्या है? क्या है बताओ, तुम्हारे पास कुछ? मेरे पास माँ है। दीवार, अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है शहन। तो ये संवाद जो है वो छोटे हैं और सरल भी हैं, और आपको जल्दी याद भी हो जाते हैं। लिखते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि संवादों को कहानी, पाठ और परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार धारावाहिकों लेकर भी हर चैनल अपनी नीति के अनुसार अपनी भाषा को चुनता है, और उसी के अनुसार धारावाहिक भी प्रसारित करता है। सब टीवी, सोनी टीवी, हंगामा चैनल सभी के अपने कार्यक्रम हैं और अपने अलग-अलग भाषाएं। उनकी इस नीति के अनुसार पात्रों के संवाद लिखे जाते हैं। यहाँ लेखक को तय करना है कि वह किस तरह के कार्यक्रम के लिए सवाल लिखना चाहता है। उसी के आधार पर लेखक की पहचान बनती है। राही मासूम राही मासूम रजा के संवाद आज भी महाभारत और रामायण की याद दिलाते हैं। वहीं कादर खान के संवाद पारिवारिक फिल्मों के लिए 80 से 90 दशक में लिखे गए हैं। जबान फिसल जाती है कभी। तो आगे क्या लिखा है? डोरेमोन या नोबिता के संवाद आज भी बच्चों की जबान पर रहते हैं। इसी तरह आजकल के क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बढ़ गया है, तो उसका ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय भाषा के लोकप्रिय रूप को ही लिखना चाहिए। सिनेमा के मुख्य किरदार के संवाद अब क्षेत्रीय बोली में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए तनु वेट्स मनु की मुख्य किरदार कंगना उर्फ कुसुम अपना परिचय देते हुए कहती है, मारा नाम कुसुम सांगवानी से जिला झंझड़। सुना? फोन नंबर द कौन ने दरअसल इस संवाद के जरिए हरियाणवी भाषा का भी व्यक्त सरल पहचान मिलती है। एक ऐसे ही बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह उर्फ बाजीराव पेशवा के जरिए मराठी भाषा, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भोजपुरी उड़ता पंजाब से पंजाबी, पान सिंह तोमर के जरिए ब्रज भाषा हिंदी के साथ मिश्रित होकर लोगों तक पहुंचती है। संक्षेप में कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संवाद कम और अभिनय पर ज्यादा आधारित है, इसीलिए संवादों में निम्न गुण होने चाहिए। मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन होगा तो मजा आएगा। आप सभी ना मनोरंजन के तो क्या ही मजा। तो उसमें नाटक होता है, सहजता होता है, स्वाभाविकता होता है, अलग अलग चीजें। तो आगे क्या लिखा है? संवादों के ये गुण ही लेखक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सफल बना सकते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गीत लेखन। गीत भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। गीत हमारी संस्कृति और लोक साहित्य का प्रमुख भाग रहे हैं। आज भी शादी विवाह से लेकर सामान्य जीवन के प्रत्येक अवसर पर गीत, आप पर भी गीत गाया करिए। गीतों के बिना ना तो हमारा समाज आगे बढ़ता है, न ही हमारी फिल्में। ऐसे में गीत हमारे जीवन का भी अनिवार्य अंग बन गए हैं। गीत की अनेक परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे महादेवी वर्मा कहती हैं, सुख दुख की
भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गोपेश्वर सिंह आलोचना के परिसर में लिखते हैं कि गीत हिंदी का अपना लोकप्रिय काव्य रूप है। व्यक्ति सुख दुख गीत गुनगुनाता है। माना जाता है कि गीत दिल के सीधा गार है, जिस उसमें विचार कम, दिल की भावनाएं अधिक व्यक्त होती। हिंदी में छायावाद के दौरान गति काव्य लिखने की परंपरा विकसित हुई। महादेवी वर्मा ने तो यामा, शिखा, संध्या गीत आदि में गीतों की पूरी श्रृंखला ही लिखी है। गीता काव्य की विशेषताएं को ही गीत की विशेषता माना जाता है। गीति काव्य की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार है। आत्म अभिव्यक्ति, स्वच्छंदता, स्वाभाविकता, कल्पना, ये गेयता। तो का गेय होना सबसे प्रमुख है। केवल तुकबंदी या तुक मुक्ति से कविता तो फिर भी बनाई जा सकती है, पर गीत नहीं। पुराने गीतों को देखें तो यहाँ भी मानना पड़ेगा कि भाव की समझ और पटकथा से गीत का संबंध होना भी जरूरी है। हालांकि आजकल के गीतों को देखकर कथा पटकथा से उसका संबंध जुड़ा होना प्रतीत नहीं होता, फिर भी नए लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुराने गीतों को देखकर भी लिखा जा सकता है। गाने के भाव फिल्म के सिचुएशन और धुन के मीटर यानी छंद में होना जरूरी है। शब्दों में सरलता के साथ गहराई भी अनिवार्य है। 3 या 4 मिनट के गाने ये सब होना जैसे गागर में सागर के बराबर है। फिल्मी गीतकारों ने अपने गीतों में देश प्रेम, साधुवाद, छायावाद, भजन, गजल, कव्वाली, केबरे, केबड़े नहीं केबरे बोला है मैंने, ठीक, लोक गीत, आइटम गीत, होली दीपावली के गीत, दार्शनिक चिंतनशील जीवन शास्त्र का अनूठा मिश्रण किया गया है। गीत अपने आप में स्वच्छंदता का भाव जगाते हैं। एक मस्त और मस्त मौला व्यक्तित्व ही गीतों में दिखाई देता है। कभी कभी आप भी मस्त हो जाते हैं तो गीत गाने शुरू हो जाते हैं। आप तो गाने शुरू कर देते हैं ना, तो इसी तरह वो भी, चाहे कोई भी जीवन में कितना ही उदास परेशान हो, पर गीत आपको एक अच्छा महसूस कराता है। आप गीत चला लेते हैं, आप गाना चला लेते हैं, तो आपको एक अच्छा महसूस होने लगता है। तो गीतों और खासकर फिल्मी गीतों में यहाँ विशेषता विशेष रूप से दिखाई देती है। इसीलिए तो में कल्पना अनिवार्य है। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, इस गीत की पंक्ति में विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है, पर गीत, याद कीजिए, दो दो लोग अलग अलग जगह एक दूसरे की कल्पना में डूबे हैं और गा रहे हैं। गीत खत्म होते ही असली जीवन की सच्चाई दोनों के जीवन से उस कल्पना को दूर कर देती है, पर यही कल्पना दर्शक को ताकत देती है कि वह नायक नायिका के रूप में स्वयं को देख पाता है, महसूस कर पाता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि वह स्वाभाविक लगे, थोपा हुआ नहीं है। गीत की पंक्तियां गुनगुनाने में सहज हो और सहज ही जबान पर चढ़ जाए, ये सब गीत की विशेषताएं, पर जिनका ध्यान रखा जाना जरूरी, वह मुखड़ा, वह मुखड़ांतरा नहीं है। तब मैं ये पढ़ूंगा तुम भी। एक गीत में मुखड़ा और अंतरा दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआत की पंक्तियों को मुखड़ा कहा जाता है और पहले अनुच्छेद का अंतरा, हर अंतरे के बाद फिर से ही वही मुखड़ा लिखा जाता है। मतलब कि एक लाइन जैसे लिख दी है तो उसकी जो एक लाइन है तो उसकी लाइन, पहला लाइन मुखड़ा, दूसरी लाइन मुखड़ा अंत। ये नीचे दिया भी गया है, ये मुखड़ा लिखा गया है, पढ़ेंगे अभी मुखड़ा। तो पहली बार प्रयुक्त होता है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, आप पढ़ ही लेते हैं। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखे। एक बार बोल दीजिए, वाह वाह वाह।
यह हिस्सा मुखड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुखड़ा। तो हर बार दोहराया जाएगा। देखिए इसमें दोहराया जा रहा है ना, बताऊं। अखियों के झरोके से मैंने देखा सांवरे, फिर बोला, अखियों के झरोके से मैंने देखा जो सांवरे, ये क्या है? मुखड़ा। अब ये हिस्सा मुखड़ा कहलाएगा जो हर बार दोहराया जाएगा। इसके बाद के सारे अनुच्छेद अंतरे का हिस्सा होंगे जो परिस्थिति के अनुसार लिखे जाएंगे। इस गीत की 3 अंतरे हैं जिसे आप विस्तार से सुन सकते हैं। गीतों को ध्यान से सुना जाए तो उसमें आत्म ही व्यक्त है। क्या है? आत्मा ही व्यक्त है और अपने मन की इच्छा को ही आवाज दी जाती है। यह भी सत्य है कि ये गीत कहानी यानी नैरेटिव का ही हिस्सा होते हैं। कहानी के अनुसार अगर गीत उस भाव को व्यक्त ही ना कर सके तो उस गीत का लाभ क्या है? क्या लाभ है उस गीत का? बताइए। ठीक उसी तरह अगर गीत सामान्य मनुष्य के कानों को ना भाए, यदि अच्छा ही ना लगे, तो उस जबान पर ना चढ़ जाए, तो उसे लिखने का अर्थ ही क्या है? बताइए, क्या अर्थ है? जब कानों में ही ना भाए, तुम्हारे जवानों में नहीं चढ़ जाए, तो क्या अर्थ है? वाह वाह बोल दीजिए। जावेद अख्तर के नाम से कौन परिचित नहीं होगा? के गीतों को पढ़िए और सुनिए। उसमें एक कहानी नहीं, उस कहानी से जुड़े गीत बनाने वाले लिरिसिस्ट की मेहनत भी उनका एक गीत है, यह कहा आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, फिल्म क्या है? सिलसिला। आज भी उस गीत को सुनकर आप अमिताभ बच्चन और रेखा के भाव को महसूस कर सकते हैं। इसमें नायक की भूमिका एक कवि की है। वह एक कविता सुना रहा है और फिर यह गीत गूंजता है। जावेद अख्तर की यह फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने गीत लिखे थे। क्या केवल गीत भर लिख देने से ऐसा गीत लिखा जा सकता है? बताइए। तो आंसर है नहीं। इसके लिए कविता, पठन और लेखक का निरंतर अभ्यास ज़रूरी है। इस पूरे गीत में आपको कविता और गीत का एक जुनून दिखाई देना, साथ ही संस्कृति का एक सहज संस्कार भी होना ज़रूरी है जिससे उसके भीतरी भाव को पकड़ने की शक्ति मिल सके। जावेद अख्तर एक साक्षात्कार में कहते हैं कि I think the songs are a part of a narrative. If the narrative is of inferior quality, the situations are bound to be inferior. These in turn demand inferior songs. Songs for कागज के पुल, प्यासा और प्यासा और बिजू बावरा could only have possible in those films. Those songs could not be a part of a film today. Also, there's a kind of fear in filmmaker that audiences' attention spans has shortened, hence there are fringed tempo in the narrative at the cost of depth. When songs done at frantic speed, words are no longer important, and since words no longer registered as poetry or anything near it, stylistics are allowed to get away with anything. The quality of music also is very unsympathetic today. Poetic there is the people who are extracting work out of plastic are not trained to understand poetry. Earlier on, compros composers understood music and poetry. क्या लिखा है इसमें? देख लेते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि मुझे लगता है कि गाने कहानी का एक हिस्सा होते हैं। मुझे लगता है गाने कहानी का एक हिस्सा होते हैं। अगर कहानी घटिया क्वालिटी की है तो परिस्थितियां भी घटिया होगी। इसके लिए घटिया गानों की जरूरत होती। कागज के फूल, प्यासा या बैजू बावरा के गाने सिर्फ उन्हीं फिल्मों में हो सकते हैं, उन्हीं फिल्मों में हो सकते थे। आज वे गाने किसी फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकते। साथ ही फिल्म निर्माताओं में एक तरह का डर है कि दर्शकों का ध्यान कम हो गया है, इसीलिए कहानी में गहराई की कीमत पर एक उन्मादी गति है। जब गाने उन्मत्त गति से चलते हैं तो शब्द महत्वपूर्ण नहीं रह जाते और क्योंकि शब्द अब कविता या उसके आसपास की किसी चीज के रूप में दर्ज नहीं होते, इसीलिए गीतकारों को कुछ भी करने की छूट है। संगीत की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। तो आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ लें? तुम लोग थक गए? पढ़ लेते हैं, जरा सा ही बचा है, फिर थक लेना।
गीत लेखक के लिए ही नहीं, किसी भी लेखक के लिए पढ़ने की आदत होना अनिवार्य है। कविता, शायरी, गीत पढ़ें और सुनें। कविता, शायरी, गीत पढ़ें और सुनें। किसी भी विधा को सीखने के लिए पठन और अभ्यास ही मूल ताकत है। इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। गीतों के प्रकार। गीत विविध प्रकार के होते हैं। अर्जुन चौहान के ने अपनी पुस्तक मीडिया कालीन हिंदी में गीतों के प्रकारों को 21 भागों में बांटा है, जैसे भावगीत, भक्ति, भजन गीत, देशभक्ति परक, राष्ट्रगीत, प्रेम गीत और भी गीत तरह-तरह के। इनके प्रकार के गीत लिखने के लिए गीतकार को ताल, लय, ध्वनि, संगीत, अच्छी विषय वस्तु, अलंकार, छंद, मीटर का ज्ञान होना जरूरी है, तभी एक अच्छा गीत लिखा जा सकता है। विद्यापति, तो मैंने आपको ये बता दिया ऊपर। तो गीत, इतने प्रकार के गीत जो होते हैं वो होते हैं, ठीक। कौन कौन से? ताल, लय, ध्वनि, संगीत, अच्छी विषय वस्तु, अलंकार, छंद, मीटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो एक अच्छा गीत हो सकता है यदि महादेवी वर्मा है, उन्होंने गीत पढ़कर क्या कहा है, या कहा, पढ़कर देखिए, उनका गीत पढ़कर देखिए कि उसमें क्या है। उसमें एक छंद है, उसमें एक लय है, शब्दों का सुंदर है, एक सुंदर संयोजन और मर्म तक पहुंचने की जो शक्ति मिलती है, वही आज भी लोक समाज में उन्हें लोकप्रिय बनाती है। ये सारी विशेषता एक दिन और एक क्षण में नहीं सीखा जा सकता, ये कई साल इसके लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास करने की जरूरत होती है। प्रयास के कुछ विज्ञापन लेखन। विज्ञापन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही विधाओं में अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बचा है, फिर आपको संतुष्टि मिली। विज्ञापन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही विधाओं में अत्यंत लोकप्रिय है। विज्ञापन के माध्यम से किसी भी उत्पाद की जानकारी सरलता से मिल जाती है और उत्पाद की बिक्री के लिए विक्रेता को भी सरल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एक मिनट में थोड़ी आवाज को सही कर लेता हूँ। आवाज आ रही होगी आई थिंक। रेडियो के लिए विज्ञापन जिंगल अथवा संवाद के अंदाज में बनाए जाते हैं, इसे सुनकर श्रोता उसे याद ही नहीं करते बल्कि गुनगुना भी सकते। रेडियो विज्ञापन की भाषा सहज, सरल और आकर्षक होनी चाहिए, इससे लोगों का मन में जाके बैठ के मध्य कुछ क्षण भर के लिए ही होता है, पर फिर भी वह हमेशा के लिए याद रह जाता है। 30 सेकंड का यह विज्ञापन देख। पीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक। पीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम इस विज्ञापन के बाद में टीवी पर प्रचलित गया और यह अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ। टीवी विज्ञापन तो दर्शक के भीतर ब्रांड के प्रति उत्सुक जगाना होता है कि वह हमारे ब्रांड को खरीदें। टीवी के विविध चैनल कार्यक्रम की विविधता के अनुसार विज्ञापनों का चयन करते हैं। ठीक इस प्रकार उत्पादक अपने प्रोडक्ट को चैनल के माध्यम से क्या करता है, बेच प्रसारित करता है, और जिससे जो कस्टमर है, जो उसके मतलब कि लेने वाले कस्टमर हैं, वो उसके ऊपर मतलब कि वो हमारा ही प्रोडक्ट लें, वो विज्ञापन देते हैं अपने टीवी में। तो आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक कि चॉकलेट एक बड़ा बाजार बच्चों के बीच टीवी विज्ञापन के चॉकलेट का विज्ञापन करते हैं, जिससे बच्चे को लालसा देते हैं और बच्चे खरीदने के लिए। एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत विज्ञापन बच्चों को लोकप्रिय, ठीक उसी तरह पुरुषों के लिए। क्या आप समझ रहे हैं ना? तो सेट, चाकू, करछी के विज्ञापन दोपहर के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया, जिससे गृहिणी के बीच इन खास उदाहरण के देखा जा सकता है। एमडीएच मसाला, क्या आपको पता होगा? ये सब विज्ञापन ही लिखा है, आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है, ये विज्ञापन के बारे में लिखा है। मुझे पता है कि आप अच्छे से बना के आ सकते हैं विज्ञापन की, लिख के आ सकते हैं के बारे में। तो चलिए
हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निष्कर्ष में भी यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।